चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस शुरुआत के साथ ही आपको मिलवाते हैं सबसे पहले एक ऐसे कमाल के पर्वतारोही से जो कि उम्र में तो बेहद छोटे हैं मगर काम उन्होंने बहुत बड़ा कर दिखाया है। एक पहाड़ से भी बड़ा, जी हां, 5 साल के तेगबीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो को अपने दृढ़ संकल्प और मजबूती के बूते फतेह कर लिया है। जी हाँ, पंजाब के रोपड़ के रहने वाले हैं ये नन्हे पर्वतारोही तेगबीर सिंह, जो माउंट किलिमंजारो पे चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बन गए हैं। सफलता उम्र की मुहताज नहीं होती। कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो इंसान किसी भी उम्र में कामयाबी के झंडे गाड़ सकता है और मंजिल की ओर बढ़ते ये नन्हे कदम उसी की मिसाल है। ये महज 5 साल के तेगबीर सिंह हैं, जिन्होंने तमाम मुश्किलों को पार करते हुए वो मुकाम हासिल किया है जिसे हासिल करने में बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएं। पंजाब के रोपड़ के रहने वाले तेगबीर ने अपने इन नन्हे कदमों से मुश्किल चढ़ाई करते हुए तंजानिया स्थित अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट किलिमंजारो को नापते हुए वहां तिरंगा लहरा दिया। तेगबीर ने 18 अगस्त को माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई शुरू की थी और 23 अगस्त को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी उहुरु पर पहुंच गए, जो कि 19,340 फीट ऊंची है। इसके साथ ही तेगबीर माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। तेगबीर जिस वक्त अपने मिशन पर थे उस वक्त उहुरु चोटी पर तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस कम था। इस तरह की ट्रैक की ऊंचाइयों पर कई बीमारियों का खतरा भी होता है, लेकिन बावजूद इसके 5 साल के तेगबीर ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस कामयाबी के दौरान तेगबीर के पिता भी उनके साथ थे। सारे मित्र स्नेहियां ने जिन्हां ने इस राह दे पांधी बने, जिन्हां ने हर वेले हौसला अफजाई की ते तेगबीर इस मुकाम तक पहुंच सके। सो अंत दे विच मैं अपने शहर दा, पंजाब दा ते सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा जिन्हां ने इन्नी हौसला अफजाई बख्शी बच्चे नूं ते किते ना किते जाके चीज़ां अगे होर पलांघां पट्टण वास्ते बच्चे नूं मोटिवेट करदियां। तेगबीर ने माउंट किलिमंजारो को फतेह करने के साथ ही सर्बिया के ओगजेन जिवकोविक के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सर्बिया के ओगजेन जिवकोविक ने 6 अगस्त 2023 को 5 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो को फतेह कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तेगबीर की इस उपलब्धि पर किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान और तंजानिया राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षण आयुक्त की तरफ से पर्वतारोहण प्रमाण पत्र भी दिया गया है। तेगबीर ने इतनी कम उम्र में जो मुकाम हासिल किया है उसकी तारीफ करते हुए उन्हें बधाई देने वालों का सिलसिला भी जारी है। रोपड़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और उत्तर प्रदेश में माता विंध्यवासिनी के भक्तों को अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलने वाली है। आपको बता दें, इस सुविधा में भक्तों को मंदिर में पूजा अर्चना की सुविधा आसानी से मिलने लगेगी। जिला प्रशासन ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर काम अब शुरू कर दिया है। माता विंध्यवासिनी के भक्तों को मिलने जा रही है नई सौगात। भक्तों को वेबसाइट के जरिए मिलेगी दान, दर्शन और पूजन की सुविधा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी के मंदिर से लाखों श्रद्धालुओं की अनंत आस्था जुड़ी है। रोजाना हजारों की संख्या में भक्त मां के इस दरबार में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। अब इन भक्तों को घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए दर्शन और पूजन की सुविधा मिलने जा रही है। इस सिलसिले में एक प्रस्ताव प्रशासन को भेजा गया है। भक्त दूर से आते हैं और उन्हें किसी
तरह की कोई जानकारी नहीं होती है, तो हम लोग एक आधुनिक वेबसाइट बनाकर या कोई यदि ऑनलाइन दान भी माँ विंध्यवासिनी कोष में करना चाहता है तो इन सभी सुविधाओं को हम भक्तों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि बहुत सारे श्रद्धालु जो आ पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने से भक्तों को मुंडन या दर्शन पूजन की सुविधा आसानी से मिलने लगेगी। जो भक्त माता विंध्यवासिनी के मंदिर के कोष में दान देना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन दान की सुविधा भी मिल जाएगी। जो भक्त माता के दरबार में पहुंच नहीं सकते वो ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाकर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे हमारे देश भर में अदिति आस्था की बात होती है ना, तो आप कहीं पर भी चले जाइए, हर तरफ आपको आस्था श्रद्धा दिखाई देगी और अपनी अपनी आस्था के हिसाब से लोग पूछते भी हैं। क्योंकि मैं अभी मथुरा से वापस आई हूँ और सबसे खास बात मुझे ये पता चली कि वृंदावन में सिर्फ एक दिन बांके बिहारी के ब्रह्म मुहूर्त वाले दर्शन होते हैं और वो मतलब 4 बजे लोगों की इतनी संख्या रहती है, इतनी भीड़ रहती है, फिर भी लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। 4 भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, 2-2:30 बजे के लगभग। आप लोग सोचिए जरा, शाम से मतलब लोग तो यानी कि पूरे साल में एक बार, साल में सिर्फ एक बार ब्रह्म मुहूर्त के दर्शन होते हैं और साल में सिर्फ एक बार ही अभिषेक होता है। क्या बात है। हाँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी इसमें कि आपके बचपन के भी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं मंदिर जाया करो, भगवान से मिला करो। और ऐसी जन्माष्टमी पे भी मेरी एक काजिन है, वो उस मंदिर गई जब वो बचपन में जाया करती थी अपने बच्चों को लेकर भगवान को झूला झुलाने। और वो एक अनोखे तरीके का झूला होता था जब वो एक मंदिर से पेड़ तक झूला लगा होता था। वैसे वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कल जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाई गई और इसी मौके पे खास मंगला आरती भी हुई थी। भक्तों ने अपने आराध्य प्रभु बांके बिहारी के दर्शन भी किए। बिल्कुल अदिति, मैं वही बता रही थी। देखिए, मंगला आरती के वक्त की तस्वीरें और इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं सुबह के 2:30 या 3 बजे के लगभग ये तस्वीरें हैं जब मंगला आरती वहां पर हुई है, मंगल आरती गाई जाती है और अभिषेक किया जाता है ठाकुर जी का। लेकिन इतनी रात को भी आस्था इतनी ज्यादा, जन्माष्टमी पर दूर दूर से आने वाले लोग, उनकी भक्ति साफ तौर पर नजर आती है, जो इन तस्वीरों में भी साफ दिख रही है। बारिश अब देश के कई हिस्सों में आफत बनकर बरस रही है। ऐसे में गुजरात के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। आगे भी कुछ दिन इसी तरह से राज्य में बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। देखिए, इस मुश्किल हालात में बाढ़ प्रभावितों तक मदद पहुंचाने का काम तेजी के साथ जारी है। रेस्क्यू टीमें लगातार मोर्चे पर डटी हुई हैं। उसी की तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। पूरा देश इन दिनों गुजरात में हो रही भारी बारिश, बाढ़ और उसके बाद चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान पर नजर जमाए हुए है। इस राज्य में इन दिनों बादल मानो अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं। पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश होने से तमाम नदियां उफान पर हैं। शहर शहर हालात जरूर बिगड़े हैं, मगर इस महा चुनौती पर पार पाने के लिए सरकार समेत राहत एजेंसियों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। राज्य में चलाया जा रहा सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इन तमाम तस्वीरों से साफ साफ समझ भी आ रहा है। तो चलिए एक एक कर आपको बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाते हैं। जामनगर का ये क्षेत्र समंदर में तब्दील हो गया लग रहा है, जहां पानी का सैलाब मकानों की पहली मंजिल तक अपना दायरा बढ़ा चुका है। लोग घर में कैद हैं। ऐसे में उफनती लहरों से बचने के लिए ये शख्स खंबे को पकड़कर मानो जिंदगी की पनाह मांग रहा है। मगर देखिए, जहां समंदर बने इस इलाके में नाव ले जाना भी मुनासिब नहीं था, वहीं हेलीकॉप्टर की मदद इस शख्स तक पहुंची और रस्सी के सहारे उसे एयरलिफ्ट किया गया। जामनगर की ही ये दूसरी तस्वीर है, जहां एक टोल प्लाजा के पास उफनती लहरों के बीच कार सवार फंस गए। कार में बैठे चारों लोगों को पानी बढ़ता देख अपनी सलामती की चिंता सताने लगी। पानी के तेज बहाव में कार बढ़ रही थी, मगर पेड़ों की टहनियों ने कार को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब जाकर किसी तरह कार की छत पर पहुंचकर इन कार सवारों ने अपनी जिंदगी को बचाया, जिनको बाद में सुरक्षित बाहर निकाला गया।
उधर राजकोट में लहरों के बीच फंसी एक गर्भवती महिला के लिए पहुंची राहत बचाव टीम किसी देवदूत से कम नहीं थी, जिसने पुलिस कर्मियों और आम लोगों के साथ मिलकर ह्यूमन चेन बनाई और इस महिला को लहरों के जाल से निकालकर सुरक्षित पहुंचाया। वहीं जूनागढ़ के कई इलाके भी जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में यहां उफनती लहरों के बीच फंसे लोगों की मदद के लिए राहत बचाव टीम सक्रिय दिखाई दी। एक ट्रक में नाव लेकर पानी से घिरे इलाके में सबसे पहले पहुंचा गया। फिर नाव को पानी में उतारकर एक एक कर फंसे लोगों को बचाया गया। वडोदरा में महिसागर नदी भी मूसलाधार बारिश होने से किसी सागर से कम नजर नहीं आ रही। यहाँ नदी किनारे एक शख्स फंसा तो खबर मिलते ही राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। उफनती लहरों में उतरना किसी जोखिम से कम नहीं था, इसलिए हेलीकॉप्टर को नदी के बीच समतल जगह पर उतारने की कोशिश हुई। बेहद कठिन इस टास्क को पूरा करते हुए उस शख्स को हेलीकॉप्टर में बिठाकर आखिरकार ले जाया गया। फिलहाल तो बाढ़ प्रभावित जूनागढ़, जामनगर, राजकोट और अहमदाबाद से लेकर वडोदरा तक बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें दर्शाने के लिए काफी हैं कि इस राज्य में रेस्क्यू टीमों की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में किस स्तर पर अभियान अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि बाढ़ के हालात झेल रहे गुजरात के लिए अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात में खूब बरसते हुए बादल यहाँ के लोगों की मानो जल परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में सरकार और सरकारी एजेंसियां भी बाढ़ प्रभावितों का पूरा साथ दे रही हैं। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, जामनगर से दर्शन ठक्कर, राजकोट से रौनक मजीठिया और अतुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और पंजाब के अमृतसर में आपको बता दें, पिता और बेटे का मिलन चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बेटा 22 बरस के बाद अपने पिता से मिला और उसने अपने पिता और परिवार को गूगल और सोशल मीडिया के जरिए ढूंढ निकाला। देखिए कैसे जापान से आया ये बेटा अपने पिता को ढूंढने में कामयाब रहा। साल 2005 में ये फिल्म आई थी। नाम था मैं ऐसा ही हूं। कमोबेश इस बच्ची की तरह ये बेटा भी अपने पिता को बहुत प्यार करता है और उनकी तलाश में जापान से भारत चला आया। ऐसे में पूरे 22 बरस बाद एक बेटा अपने पिता से मिला। ये पैदल ही होटल से अपने पुराने घर की ओर गूगल मैप पे इसने हमारा पुराना घर ढूंढ लिया था। इसके बाद फोटोग्राफ थी मेरी और सारे डॉक्यूमेंट थे। ये दुकानों पे जा जाके दिखाता था, जो लोग रास्ते में जाते उनको दिखाता था, आपने इनको देखा। बरसों बाद एक भाई अपनी बहन से मिला और माँ के साथ इस तरह 2 दशक बाद गले लगना 100 सुकून 100 सुख मिलने जैसा है। Oh my God. अब देखो जी, एक पुरानी तस्वीरें। ये कहानी पूरी फिल्मी जैसी है और इस कहानी के बीच एक किरदार सुखपाल सिंह है। दरअसल सुखपाल 2001 में थाईलैंड में थे। तब उनकी मुलाकात सची ताकाहात नाम की जापानी महिला से हुई थी। फिर दोनों की दोस्ती हुई और 2002 में सुखपाल ने जापान में सची ताकाहात से शादी कर ली। इसके बाद साल 2003 में उनका एक बेटा हुआ, लेकिन कुछ ही समय में दोनों पति पत्नी के बीच अनबन हो गई। ऐसे में सुखपाल और सची ताकाहाता ने अलग होने का फैसला लिया। फिर सुखपाल वापस भारत आ गए और उन्होंने कुछ वक्त बाद साल 2009 में दूसरी शादी कर ली। यानी सुखपाल की 2 शादियां हुई, लेकिन पहली शादी से हुआ बेटा भी दिल में बसा था। 2004 में वापस गया, फिर डिवोर्स हो गया हमारा। वापस आने के बाद मेरे पिताजी तबीयत बहुत खराब थी, तो फिर जा ही नहीं पाया। कोशिश भी की, इनसे टच करने की भी कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया कुछ भी। हालांकि उधर जापान में सुखपाल का बेटा रिन ताकाहाता जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे वो अपने पिता के बारे में भी पूछता था। लेकिन एक दिन ओसाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान रिन को एक असाइनमेंट मिला, जिसमें छात्रों को अपने परिवार के बारे में बताना था। रिन को माँ के परिवार के बारे में तो पता था, लेकिन पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में उसने गूगल और सोशल मीडिया की मदद ली
फिर वो भारत आ गया, जहां पंजाब के अमृतसर में उसने अपने पिता की तलाश शुरू की। इसके बाद उसने स्थानीय दुकानदारों को अपने पिता सुखपाल की तस्वीर दिखाई, तो दुकानदारों ने सुखपाल की पहचान कर दोनों को आपस में मिलवा दिया। फिर जब रिन अपने पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों से मिले तो भावुक हो गए। चलो हुण मेल हो गया, असीं ते सुपना ही लग रहा सारा कुछ। कितना कल्चर लगा ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? कल्चर पंजाब ਦਾ ਉਹਨੂੰ बहुत पसंद आया, क्योंकि हाफ ब्लड पंजाब ਦਾ ਉਹਦਾ, बहुत ਉਹਨੂੰ पसंद आया पंजाब ਦਾ कल्चर। हाँ जी। सुखपाल की भारत में शादी गुरिंदर कौर से हुई है और दोनों की एक बेटी एवलिन है। अब एवलिन को भी अपना एक भाई मिल गया है। दोनों इस रिश्ते को लेकर काफी खुश हैं। जल्द रिन का वीजा खत्म होने वाला है और उसे जल्द जापान लौटना है, लेकिन यकीनन ये असल जिंदगी की असल कहानी भारतीय रिश्तों की आत्मीय गहराई को भी दिखाती है, जिसमें एक लगाव, एक भावनात्मक रिश्ता एक दूसरे को करीब खींच ही लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मैं तो ये सोच रही हूँ इस लड़की ने एयरलाइंस को पैसा कितना दिया होगा अनाउंसमेंट कराने के? जो श्वेता, गर्ल्स एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो कितना अच्छा था कि पीछे सब प्लेकार्ड्स लेके खड़े हुए सारे थे। ये एक्चुअली मुझे लग रहा है ये हैशटैग इंस्टा प्रपोज था। सारे अपने ही दोस्त होते हैं, सारी प्लानिंग वैसी ही होती है। चलिए, अच्छी थी, दिल जीत लिया। नाइस। खैर चलिए, वैसे दिल जीतने वाली खबरें पेरिस ओलंपिक से भी आ सकती हैं। पैरा ओलंपिक से, जहां पर 2024 में भारतीय खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के बाद अब सबकी नजरें पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों पर हैं, जिसका आगाज अब से कुछ ही घंटों के बाद पेरिस में होने जा रहा है। पेरिस ओलंपिक गेम्स 28 अगस्त से 8 दिसंबर तक चलेंगे। 9 सितंबर की रात को क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन होगा और ओलंपिक गेम्स की तरह पैरा ओलंपिक गेम्स का भी उद्घाटन समारोह स्टेडियम से बाहर आयोजित किया जा रहा है। परेड का मार्ग चैंप्स एलिसीज और पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड के बीच होगा। भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक में 84 खिलाड़ियों का दल भेजा है, जो अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल है। भारत पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स के 12 खेलों में हिस्सा ले रहा है। भारतीय एथलीट्स के साथ 95 अधिकारी भी पेरिस गए हैं। ओपनिंग सेरेमनी में सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव ध्वजवाहक होंगे। 2021 में हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारत के 54 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में हिस्सा लिया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया था। कहते हैं वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमां से। तो अच्छी सोच और हिम्मत के साथ उड़ान ऊंची रखिए, लक्ष्य भेदने का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाएगा। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। जिंदगी को बखूबी जीने के लिए ऐसा जज्बा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हालात देखिए कैसे भी हो, बहादुर रोया नहीं करते। अगर जुनून है तो वो हिम्मत खोया नहीं करते, क्योंकि हिम्मती इंसान ही पल में दुनिया बदल सकता है, वरना सोचने वाला तो दिन रात बैठकर बस सोचा ही करता है। भाई दिन रात सोचिए जरूर, मगर अच्छी सोच के साथ मंथन कीजिए और उस सोच को हकीकत से उतारिए भी, तभी तो दुनिया देखेगी आपकी सोच की ऊंची उड़ान। बिल्कुल, तो अपनी तकदीर बदलनी है, सोच की उड़ान ऊंची रखिए। क्या पता कहां किस मोड़ पर यही उड़ान आपकी कामयाबी की उड़ान बन जाए। तो बस इसी पॉजिटिव नोट के साथ इजाजत दीजिए, कल बैठेंगे शाम 5 बजे, साथ में चाय पियेंगे।